हम देखेंगे, शेयर करेंगे और समझेंगे कि ऐसा डाटा क्यों है, सो दैट हम उसे याद कर पाएँ। ओके, 17 लोग आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बेसिकली सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैरिज वे का विड्थ कितना होना चाहिए, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, और जो हमने देखा था कल कैम्बर के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि अभी आप उसको नोट करके रख लीजिए, कैम्बर और ग्रेडियंट का रिलेशन जो भी था, आज उसे हम समझेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद हम ग्रेडियंट को समझेंगे, क्या लिमिट्स होती हैं ग्रेडियंट्स की, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विथ ऑफ कैरिज वे से। तो कैरिज वे क्या होता है, बेसिकली पहले हम समझ लें कैरिज वे क्या होता है। तो कैरिज वे जो रोड होती है, रोड की जो वेथ होती है, उसका सेंटर वाला पोर्शन होता है जिस पे व्हीकल का मूवमेंट होता है, जहाँ पर व्हीकल मूव करते हैं, जहाँ पे अपन कहें तो व्हीकल्स चलते हैं, उसे हम कहते हैं, जिस भी एरियाज पे, जिस भी पार्ट पे व्हीकल्स का मूवमेंट अलाउ होता है, उसे हम कहते हैं कैरिज वे। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है विथ ऑफ कैरिज वे से रिलेटेड। यहाँ पे एक आपको टेबल भी दी हुई है, पहले हम थोड़ा सा समझ लें ये इतना क्यों है, कैसे है। तो यदि हम देखें कि किसी व्हीकल की विथ, तो वो हम लेते हैं 2.50, मतलब कि 2.5 मीटर। यदि ऐसे देखें तो हम मिनिमम विथ होती है 2.44, इसको हमने ले लिया यहाँ पे 2.50। और यहाँ पे हमें क्लियरेंस भी चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी व्हीकल जब चलेगा तो वो एकदम किनारे पे नहीं चलेगा। ड्राइवर की टेंडेंसी होती है कि वो व्हीकल को थोड़ी सी एक क्लियरेंस पे चलाए। एक साइकोलॉजिकल भी उसका कारण होता है, एक मैकेनिकल भी कारण होता है कि कहीं उससे टकरा ना जाए। उससे सेफ होने के लिए वो अपने व्हीकल को जस्ट किनारे पे नहीं चलाता, किनारे से थोड़े से अंदर होके चलाता है। तो यहाँ पे हमने माना है, अज्यूम किया है कि ये जो क्लियरेंस जो चाहिए होता है ड्राइवर को, ये 0.625 0.625 बोथ साइड पे चाहिए। अब ये ड्राइवर टू ड्राइवर वेरी भी करता है, बट इन जनरल हमने ये मान के रखा है। तो यदि हम इन सब चीज़ों को ऐड करें तो हमारे सिंगल लेन रोड की जो विड्थ निकल के आती है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कैरिज वे भी पूछ सकता है या विथ ऑफ पेमेंट भी पूछ सकता है, पेवमेंट, है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। यदि विथ ऑफ कैरिज वे पूछे तब भी आपका आंसर यही होगा, और कैरिज वे पूछता है तब भी आपका आंसर यही होगा। तो सिंगल रोड के केस में यह वैल्यू कितनी होती है, 3.75, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगी। और यदि वहीं हम टू लेन रोड में देखें, सॉरी टू वे नहीं, टू लेन रोड में देखें, तो ये जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, और वही सेम डायमेंशन वही हमने लिया है, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर के दो व्हीकल्स जा रहे हैं। टू लेन रोड का मतलब ये होता है कि जिस लेन पे दो व्हीकल्स पैरेलली एक साथ चल सकते हैं, उसे हम टू लेन रोड की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक व्हीकल ये है, दूसरा व्हीकल ये है, दोनों की सेम डायमेंशन है, तो 5 मीटर ये हो गया। और क्लियरेंस को हमने माना है यहाँ पे 0.5 मीटर। 0.5 मीटर ये सारा जो नंबर है, ये यूनिट, इनकी यूनिट मीटर है। और जो सेंटर में, सेंटर से भी यदि सेंटर लाइन से हम देखें तो ये भी 0.5 होगा, 0.5 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन सबको यदि हम सम कर लें तो ये वैल्यू निकल के आती है 7 मीटर। मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, ईजी है। एक बार देख के आप इन सब चीज़ों को याद कर सकते हो। यहाँ पे टेबल दी हुई है। सिंगल लेन रोड के लिए कितना होता है, 3.75। टू लेन के लिए होता है 7.0। टू लेन, अब देखिए ये होगा विदाउट राइज्ड कर्व, विदाउट राइज कर्व। जब टू लेन रोड पे कर्व नहीं होगा, राइज कर्व नहीं होगा, कर्व क्या होता है हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जब टू लेन रोड में कर्व नहीं होता तब उसकी जो मिनिमम विड्थ होती है वो 7.0 मीटर होती है। और जब कर्व होता है विथ कर्व, विथ राइज्ड कर्व, विथ राइज्ड कर्व, ये वैल्यू 0.5 मीटर से बढ़ जाती है, 0.50, ये 0.50 लिखा हुआ है। एंड इंटरमीडिएट लेन के लिए यह वैल्यू होती है 5.5 मीटर। और मल्टी लेन की बात करें, जैसे मल्टी लेन मतलब कि 2 लेन से ज़्यादा जितने भी लेन्स होंगे, 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन, उनके लिए 3.5, मतलब कि 3.5 मीटर पर लेन। मतलब कि टोटल विथ कितनी हो जाएगी, 3.5 मीटर इंटू नंबर ऑफ लेन्स। मतलब एक लेंस के लिए हम कितना मान के चलेंगे, 3.5 मीटर।
इज इट क्लियर यहाँ तक? क्लियर है यहाँ पे? वैसे ऐसा कुछ वो है भी नहीं, यदि फिर भी यहाँ पे कोई भी आपको डाउट हो डिस्कशन करना। कर्व मतलब साइड में, एक सेकंड, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कर्व के बारे में, तो यू गेट क्लियर आइडिया। अभी तक बस विथ ऑफ कैरीज वे काफ़ी इजी टॉपिक है, इसमें हमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, इतना पर्याप्त है सिंगल लेन रोड के लिए और टू लेन रोड के लिए। कर्व क्या होता है उसे हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज कर्व? दिस इज द कर्व। कर्व को हम समझते हैं, कर्व क्या होता है? एक रोड, जो रोड होती है उसका एक कंपोनेंट है कर्व। कर्व क्या होता है? कर्व बाउंड्री होती है बिटवीन फुटपाथ एंड पेवमेंट। फुटपाथ क्या होता है? जिस पर पेडिस्ट्रियंस चलते हैं, जो लोग बाग होते हैं। सिटी रोड में फुटपाथ दिया जाता है, जहाँ पे रोड लोग बाग चलते हैं, वो होता है फुटपाथ। और जो पेवमेंट होता है, पेवमेंट के बीच की जो बाउंड्री होती है, वहां पर ये ऐसा बाउंड्री ये काम करता है कर्व। और ये लेटरल सपोर्ट भी देता है टू द पेवमेंट। पेवमेंट के लिए लेटरल सपोर्ट भी देता है। जब मैंने रोमन कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि रोमन कंस्ट्रक्शन के टाइम पर भी जो रोमन्स थे उन्होंने भी लेटरल सपोर्ट के लिए एक बड़ा सा स्टोन दिया था। क्यों दिया था? ताकि वो लेटरली वहां पे सपोर्ट, लेटरली वो उसे सपोर्ट दे, लेटरल उसे स्टेबिलिटी दे। तो यही काम होता है कर्व का। आपने देखा होगा जब भी आप फुटपाथ पे चलते होगे तो उसके बाजू में जरूर एक छोटा सा ऐसा पत्थर होगा, जो दिखेगा आपको छोटा छोटा सा एक पत्थर होगा, जो कि लेटरल स्टेबिलिटी दे रहा होता है। किसके लिए? कैरिज वे के लिए या पेवमेंट के लिए। ये होता है कर्व, ऐसा पत्थर आपने जरूर देखा होगा। और ये होता है फुटपाथ। फुटपाथ जनरली इसकी विथ कितनी रखी जाती है? लगभग 1.5 मीटर के आसपास रखी जाती है फुटपाथ की। और बेस्ड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ पेडिस्ट्रियन, यदि पेडिस्ट्रियन का वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाता है तो इस विथ को बढ़ाया भी जा सकता है। देयर इज नो इशू। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कर्व क्या होता है? उस पर अभी जो लिखा हुआ था शुभम, कर्व मतलब साइड छोटी, बाउंड्री बनता है जिस पर वाइट एंड ब्लैक कलर होता है वह, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये कर्व होता है। इज इट क्लियर? कर्व, कर्व आपको समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। अब हम समझते हैं शोल्डर को। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बड़ी अच्छी बात है, जो हम जो जैसा दिखता है उसका नाम वैसे ही रखते हैं। जैसे शोल्डर, रोड का जैसे अपना शोल्डर होता है, ऐसे ही रोड का भी शोल्डर होता है, पेवमेंट का भी शोल्डर होता है, जो रोड होती है उसका भी शोल्डर होता है। तो वो बिल्कुल शोल्डर जैसा दिखता है, तो इसलिए यहाँ पे उसको हम शोल्डर ही कह देते हैं। कोई टेक्निकल टर्म का यूज नहीं किया जो हमें याद करने में डिफिकल्टी हो जिसके लिए। तो शोल्डर क्या होता है? इट इज अ एक्स्ट्रा विथ प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू आउटर एज ऑफ रोड फॉर इमरजेंसी पर्पस। आपने देखा होगा जो कैरिज वे होता है, कैरिज वे के बाजू में थोड़ी एक एक्स्ट्रा विथ प्रोवाइड की जाती है इस प्रकार से। मान के चलिए यहाँ पे ये पेमेंट है, ऐसी पेमेंट होती है, ये एम्बैंकमेंट होता है। ये जो विथ होती है ये विथ प्रोवाइड की जाती है। ये शायद अर्दन मटेरियल की भी हो सकती है, कहीं कहीं अर्दन मटेरियल की होती है मैक्सिमम टाइम पे। इसका स्लोप कभी ज़्यादा होता है। ये क्या हो गया? ये तो हो गया कैरिज वे, और ये हो गया फुट, सॉरी शोल्डर। शोल्डर, ये शोल्डर है। हाईवेज में ये प्रोवाइड किया जाता है। ये विथ यदि हम देखें तो ये है रोडवे, रोडवे विथ है, और ये है कैरिज वे, और ये है शोल्डर। ये दोनों साइड दिया जाता है। एक्स्ट्रा विथ प्रोवाइड की जाती है एडजेसेंट टू द आउटर एज ऑफ द रोड फॉर इमरजेंसी पर्पस। इमरजेंसी पर्पस से मतलब, इमरजेंसी पर्पस से मतलब क्या है? यहाँ पे इमरजेंसी पर्पस से मतलब है कि कोई व्हीकल शट डाउन हो जाता है, कोई व्हीकल रुक जाता है, खराब हो जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत होती है, सो दैट वो अपनी व्हीकल को शोल्डर पे पार्क कर सके। तो जो मूवमेंट है ट्रैफिक का वो कंटिन्यूसली जैसे चलता है वैसा चलता रहे। उस अकेले एक व्हीकल के कारण पूरा का पूरा ट्रैफिक इंटरप्ट ना हो, इसलिए शोल्डर हम प्रोवाइड कराते हैं हाईवेज पे। एज पर आईआरसी, अगेन आईआरसी यहाँ पे आया, आईआरसी अगेन कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है, देख लेते हैं क्या रिकमेंडेशन दे रहा है। एज पर आईआरसी मिनिमम विथ ऑफ शोल्डर,
फॉर टू लेन रोड शुड बी 2.5 मीटर। मिनिमम बोला है, मतलब इससे कम विथ का हम शोल्डर नहीं प्रोवाइड कराएंगे। मैक्सिमम कितना प्रोवाइड, यदि ज़्यादा प्रोवाइड करें तो ज़्यादा करा सकते हैं। किस केस में कराते हैं ज़्यादा प्रोवाइड, उसे हम देखते हैं अभी। बट एज पर IRC मिनिमम विथ ऑफ शोल्डर should be should for show sorry as per IRC minimum width of shoulder for two lane road should be equal to what 2.5 मीटर। 2.5 मीटर से कम शोल्डर की विथ नहीं होना चाहिए टू लेन रोड के लिए। जैसे जैसे शोल्डर में आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज पूछ ले कि जैसे जैसे पेमेंट की विथ कम होती जाती है हमें शोल्डर की साइज बढ़ाना होती है। इसका रीजन एक मतलब कॉमन सेंस है, क्योंकि यदि पेमेंट की विथ कम होगी तो वहाँ पे ट्रैफिक इंटरप्ट होने के चांस ज़्यादा होंगे किसी एक व्हीकल के कारण। इसलिए वहाँ पे हम शोल्डर की विथ बढ़ाते हैं सो दैट वो व्हीकल को आसानी से पार कर सके शोल्डर पे, तो ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो फ्लो हो सके। उसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि कितना होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, बट ये आपको पता होना चाहिए यदि पेमेंट की विथ कम हो रही है, पेमेंट की विथ कम हो रही है तो हम शोल्डर की साइज को बढ़ा देते हैं, शोल्डर की विथ को बढ़ा देते हैं। एज पर द IRC, अगेन IRC शोल्डर पे एक और कमेंट दे रहा है यहाँ पे, गाइडलाइन दे रहा है। एज पर IRC कैम्बर ऑफ शोल्डर शुड बी 0.5 स्टीपर देन द कैम्बर ऑफ रोड। मतलब कि कैम्बर अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। कैम्बर क्या होता है? कैम्बर जो ड्रेनेज पर्पस के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं रोड पे, पेवमेंट पे, कैरिज वे पे, वो क्या होता है? कैम्बर होता है। मल्टी लेन में भी होता है। ये यहाँ पे टू लेन की बात की जा रही है कि टू लेन में इतना होना चाहिए, मल्टी लेन में भी इतना होगा। ठीक है, मतलब मल्टी यहाँ पे 2.5 क्यों रखा है? क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे कि व्हीकल की पिछले स्लाइड में हमने देखा था ना कि व्हीकल की जो विड्थ है वो हमने 2.5 मीटर मान के रखी है। तो यहाँ पे हम ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं करा रहे हैं, मतलब शोल्डर पे ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं होगा, व्हीकल चलेंगे नहीं, वो केवल पार्क हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इतनी जगह होना चाहिए कि व्हीकल वहाँ पे पार्क हो जाए। अब वो व्हीकल की साइज के हिसाब से हम उसे डिसाइड करते हैं, जो कितनी होना चाहिए 2.5, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? शुभम, आई थिंक शुभम, अंकित, सॉरी अंकित श्रीवास्तव। ठीक है, अब एज पर आईआरसी क्या कहता है कि जो शोल्डर का कैम्बर होता है, क्योंकि हमें शोल्डर पे भी हम नहीं चाहते कि वहाँ पे पानी स्टेगनेट करे, वहाँ पे पानी जमा हो जाए, यहाँ पे पानी जमा हो जाए, बरसात का पानी जमा हो जाए, शोल्डर पे भी हम ये चीज़ डिजायर मतलब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे भी हम कैम्बर देते हैं। और यहाँ का जो कैम्बर होता है वो ज़्यादा होता है कैरिज वे से। पेमेंट में जितना कैम्बर होता है उससे ज़्यादा कैम्बर हम देते हैं शोल्डर पे। कितना ज्यादा देते हैं? 0.5% स्टीपर देन द कैम्बर ऑफ रोड एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 3%, और 3% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। यहाँ पे कुछ डाउट? ये चीज समझ में आई? तीसरा पॉइंट समझ में आया? तीसरे पॉइंट का अच्छा, पहले आप एक बार अंकित अंकित श्रीवास्तव, जो आपने पहले पूछा था वो आपको क्लियर है? मल्टी लेन में शोल्डर क्या होगा, कितना होगा? ठीक है, व्हीकल की विड्थ के हिसाब से। अब तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कैम्बर ऑफ शोल्डर है वो 0.5 स्टी पर होना चाहिए। यदि यदि कैरिज वे पे, पेवमेंट पे जो कैम्बर है वो है 2%, तो शोल्डर पे कितना होना चाहिए आप बताइए? उसने बोला है 0.5% स्टीपर देन कैम्बर एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 3%। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? पहला तो बोल रहा है ये 0.5% स्टीपर होना चाहिए, मतलब कि इसका ए जो आंसर निकल के आएगा, ए आंसर कितना आ जाएगा? 2.5%। बट इट शुड नॉट बी लेस देन 3%, 3% से कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसका बी कितना होगा? 3%। किसको क्या होगा आंसर? सही आंसर क्या होगा? 3%। ओके, 3। 0.125 अंकित श्रीवास्तव, 0.125 तो कैसे आपने, अच्छा उसको मल्टीप्लाई कर दिया क्या? ऑफ नहीं लिखा है, देन लिखा है। यदि ऑफ लिखा होता तो उस केस में होता। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टीपर देन, मतलब उससे ज्यादा स्टीप होना चाहिए। यदि 2% है तो 2% से 0.5% ज्यादा स्टीप होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? 2% से ज्यादा स्टीप होना चाहिए, मतलब कि
2.5% होना चाहिए, लेकिन ये दूसरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, जो कह रहा है इट शुड नॉट बी लेस देन 3%। और यदि क्या बोलते हैं, यदि कैम्बर 3% हो तो शोल्डर का कैम्बर कितना होना चाहिए, 3.5%, है ना। आई होप ये आपको क्लियर होगा। कैम्बर इसलिए प्रोवाइड करते हैं ना क्योंकि वाटर रोड पर ना रुके, ऑब्वियसली, बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली शुभम। हाँ बिल्कुल, कैम्बर अपन इसलिए प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि जो वाटर वाटर होता है, वाटर को हमें ड्रेन करने की आवश्यकता है, हम खुद ना निकालें वाटर को, वहाँ से खुद ना हटाएं। कैम्बर इसलिए प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि पानी गिरे तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के कारण वो ऑटोमेटिकली क्या है, रोड से ड्रेन ऑफ हो सके। अब आपने देखा होगा शोल्डर, अधिकतर जितने भी शोल्डर होते हैं वो किसके होते हैं, अर्दन मटेरियल के होते हैं। अर्दन मटेरियल मतलब कि जो वहाँ पे लोकली मिट्टी होती है उसी के होते हैं, सॉइल के ही होते हैं, ओपन सॉइल के ही होते हैं। तो वहाँ पे पानी अंदर तक जाने के चांसेस ज़्यादा है, हो सकता है वहाँ से पानी ज़्यादा तेज़ी से अंदर जा सकता है, पेमेंट की लेयर्स में जा सकता है, इसलिए वहाँ पे हम ज़्यादा स्टीप रखते हैं शोल्डर को। और एक और कारण है यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब ये सफिशियंट है, यहाँ पे आपको क्लियर कट आइडिया हो गया होगा शोल्डर का क्या है। ओके, हाँ, तो ये शोल्डर शोल्डर अपना राइट ऑफ वे क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और शोल्डर के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने फिगर में बताया कि यदि शोल्डर की कैलकुलेशन को पूछे, हो सकता है सर, यहाँ ब्लैक बोर्ड का है, शोल्डर की कैलकुलेशन को पूछे तो ये रोड की विड्थ है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे मान के चलिए रोड विड्थ है, ये है रोड विड्थ, ये क्या है, कैरिज वे है, कैरिज वे या पेमेंट भी बोल सकते हैं इसको, और ये क्या है, रोड वे विड्थ। ठीक है, तो यहाँ से पूछ सकता है शोल्डर इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा शोल्डर, बेसिक सिंपल मैथमेटिक है, माइनस कैरिज वेट डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस विथ से इस विथ को डिवाइड कर देंगे और दोनों भागों में बांट देंगे बराबर बराबर। ठीक है, चलिए, राइट ऑफ वे क्या होता है, ये देखिए, ये छोटे छोटे टर्म है, यहाँ से कई बार वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट ऑफ वे क्या होता है, इट इज अ लैंड रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट द रोड अलोंग द अलाइनमेंट। जो अलाइनमेंट के अलोंग जो भी रोड अपन बना रहे हैं उसके लिए हमें कितने लैंड की आवश्यकता है, कितने जमीन की आवश्यकता है, वो कहलाती है हमें राइट ऑफ वे। इट डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेंसी ऑफ रोड एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। ये डिपेंड करती है कि रोड की इंपॉर्टेंसी क्या है। इंपॉर्टेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, पिछला वाला मतलब वो जो इक्वेशन मैंने बताई थी, वही इक्वेशन जो मैंने बताई थी वही पूछ रहे होगे ना, वो मैंने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया था वो। ओके ओके, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक सेकेंड की, ये पेमेंट है, दिस कैरिज वे, दिस इज रोड वे। तो शोल्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा, रोड वे विथ माइनस कैरिज वे डिवाइड बाई 2। ठीक है, अभी राइट ऑफ वे क्या होता है, राइट ऑफ वे जो होता है वो इससे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कितना होता है, कितना किस किस को ये कवर करता है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जो राइट ऑफ वे होता है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेंसी ऑफ रोड। इम्पोर्टेंसी ऑफ रोड से आप क्या समझते हो, यहाँ पे दी इम्पोर्टेंसी ऑफ रोड की बात करते हैं। इम्पोर्टेंसी ऑफ रोड का मतलब है यहाँ पे एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, एमडीआर है मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ओडीआर है यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, या विलेज रोड है, इस पर डिपेंड करता है राइट ऑफ वे कि हमें कितना राइट ऑफ, राइट का मतलब आप समझते हैं, राइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अधिकार का मतलब है कि इतना अधिकार है उस रोड के, उस इस लैंड पे इस रोड का अधिकार है कि उसे फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट करना है तो वो उसे करेगा, तो उसे हम कहते हैं राइट ऑफ वे।
ये एक पिक्चर के यहाँ पे अधिग्रहण, वेरी गुड। यहाँ पे ये एक पिक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ये कैरिज वे, ये मैंने इसके लगभग मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए यहाँ तक के जो भी हैं। क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर पूछा जा सकता है, यहाँ तक के मैंने लगभग सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए हैं। कैरिज वे क्या है, ये शोल्डर क्या है, ये रोड मार्जिन हो गया। और रोड मार्जिन कितना होगा, रोड मार्जिन होगा राइट ऑफ वे माइनस हियर दिस तक, यहाँ तक रोड है। और ये रोड मार्जिन हो गया, राइट ऑफ वे हो गया, मतलब कि ये रोड का लैंड है, यदि इसको वो बढ़ाना चाहते हैं, फ्यूचर एक्सपांशन करना चाहते हैं, सो दैट वो आसानी से कर सके। फिर यहाँ पे आती है बिल्डिंग लाइन, कि मतलब यहाँ पे कोई हम बिल्डिंग को परमिट नहीं करते कि कोई बिल्डिंग बने सेटबैक डिस्टेंस के कारण। जब हम सेटबैक डिस्टेंस को पढ़ेंगे तब आपको इसका ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। आपने देखा होगा कि हाईवे खत्म भी होता है, हाईवे का जब विथ खत्म भी होता है, उसके बाद आप देखते होगे कि कोई बिल्डिंग को परमिट नहीं किया जाता, कोई बिल्डिंग नहीं बनी होती है वहाँ पे। क्यों नहीं बनी होती है, उसका एक कारण है जिसे हम सेटबैक डिस्टेंस में डिस्कस करेंगे। और कंट्रोल लाइन भी यही होता है कि फ्यूचर जब एक्सपांशन होता है तो वहाँ तक हमारा कंट्रोल होता है कि यहाँ पे हम किस टाइप की बिल्डिंग को परमिट कर सकते हैं, जैसा कि परमिट कर सकते हैं, सो दैट हमारे यहाँ पे ट्रैफिक में कोई भी इंटरप्शन ना हो। उसके बाद ये लास्ट लाइन होती है जहाँ तक पे हाईवे पर हाईवे हम लोगों का कंट्रोल होता है, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जिसका भी ये रोड होता है, मतलब ये नेशनल एनएचआई बना रही है तो उसका यहाँ तक कंट्रोल रहेगा। ये कंट्रोल लाइन होती है जो लास्ट लाइन होती है, जिसके बाद उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स कुछ होते हैं, वो मान्य होते हैं, जो भी जिनका भी ये लैंड होता है उनको। इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है इस फोटो को समझने में? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? बाकी ये जो पोर्शन है, ये थोड़ा सा जब आप साइड डिस्टेंस और ये साइड बैक डिस्टेंस को समझ जाओगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वही है, मतलब ये जो है ना, इसको नाम अलग अलग बताया गया है, कुछ नहीं है, इसको अलग नाम से भी बोलते हैं। इसमें मतलब आप या तो यहाँ से देख लो, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, अलग अलग नाम मतलब दिए जाते हैं इनको। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड क्या काम है, लेफ्ट साइड से ये आप किसी भी बुक में देख सकते हो। ये जो भी क्या बोलते हैं फिगर है, ये बाकी जब हम ज्योमेट्रिक डिजाइन को कंप्लीट करेंगे तब मैं आपको एक बार फिर से इनको दिखाऊंगा, और तब आप खुद इन बात को पहचान के बताना कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, ये कर्व हो गया है। ठीक है, शुभम, अंकित अंकित श्रीवास्तव, ठीक है, इसको हम देखेंगे बाद में अच्छे से। तो अभी हम देखते हैं डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड क्या होती है? ये देखो, ये छोटे छोटे टर्म्स से जो भी मैंने बताए थे आपको, इसका पूरा का पूरा ये थ्योरी पोर्शन है, लगभग लगभग ज़्यादातर उसमें थ्योरी पोर्शन है। अभी जो समझने वाली चीज़ है दैट इज डिज़ाइन स्पीड, जहाँ पे आपको ये सारा डाटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो समझते हैं डिज़ाइन स्पीड क्या होती है। डिज़ाइन स्पीड क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, डिज़ाइन स्पीड इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच व्हीकल कैन रन कंटिन्यूसली सेफली अंडर द फेवरेबल कंडीशन। मतलब कि वो स्पीड होती है डिजाइन स्पीड जिस पर व्हीकल की वो मैक्सिमम स्पीड होती है जिस पर वो सेफली रन कर सकता है, यदि उसको फेवरेबल कंडीशन मिली है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, यदि व्हीकल सही है, मतलब व्हीकल में कोई खराबी नहीं है, तो वो जिस भी मैक्सिमम स्पीड पे चल सकता है उस पर्टिकुलर रोड पे, उसे हम कहते हैं डिजाइन स्पीड। इट डिपेंड ऑन द टेरेन एंड इम्पोर्टेंसी ऑफ रोड। अगेन टेरेन क्या होता है उसे हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंसी ऑफ रोड का मतलब वही है, नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, स्टेट हाईवे है, एमडीआर है, ओडीआर है, या विलेज रोड है। ये डाटा है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये क्लासिफिकेशन है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए। प्लेन टेरेन के अंदर रूलिंग स्पीड क्या रखी जाती है, 100 यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डाटा आपको याद रखना है। वैसे इसे हम समझते हैं जरा कैसे याद रखेंगे इसको। सबसे पहले हम समझ लेते हैं टेरेन क्या होता है। ये टोपोग्राफिकल बैकग्राउंड है यहाँ पे। टेरेन को हम चार
टेरेन के यहाँ पे 4 टाइप है, प्लेन टेरेन, रूलिंग टेरेन, माउंटेनियस टेरेन एंड स्टीप टेरेन। प्लेन टेरेन क्या होती है? यहाँ पे टेरेन का मतलब क्रॉस स्लोप से है कि यदि 0 से लेके 10% तक का क्रॉस स्लोप है। क्रॉस स्लोप का मतलब क्या है? यदि ये कोई माउंटेन है या कैसी भी टोपोग्राफी है, तो ये जो स्लोप आप देख रहे हो, ये जो स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप यहाँ पे क्रॉस स्लोप है। यदि ये 0 से 10% है, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब समझते हो, ये जो स्लोप है, ये स्लोप यदि 0 से 10% है तो उसे हम प्लेन टेरेन में कंसीडर करते हैं। रोलिंग टेरेन का मतलब क्या होता है? वो टेरेन जहाँ पे व्हीकल अपनी स्पीड पे आसानी से चल सकता है, उसे हम कहते हैं रोलिंग टेरेन। और इसका जो क्रॉस स्लोप होता है वो 10% से 25% के बीच में होता है। माउंटेनियस टेरेन यदि क्रॉस स्लोप 25 से 60% के बीच में, तो उसे हम कंसीडर करते हैं माउंटेनियस टेरेन में। और स्टीप ट्रेन जब क्रॉस स्लोप 60% से ज्यादा होता है तो ऐसी ट्रेन क्या कहलाती है? स्टीप ट्रेन कहलाती है। क्लियर? इंपॉर्टेंसी का मतलब क्या? वो एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, एमडीआर है यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ओडीआर है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, और विलेज रोड है। जो एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है, ये एनएचएआई कंट्रोल करती है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी रोड। ठीक है, प्राइमरी रोड। एमडीआर और ओडीआर सेकेंडरी रोड, जिसे स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी होती है वो इसकी देखरेख करती है। और विलेज रोड, जिस पे किसका कंट्रोल होता है? पंचायती राज पे, पंचायत का। ठीक है, ये हमने पिछले भी देखा था, ये टर्शियरी रोड कहलाती है। ठीक है, तो इसके अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यदि प्लेन ट्रेन होगी तो यहाँ पे व्हीकल की स्पीड ज्यादा होगी, और स्टीप ट्रेन तक आते आते व्हीकल की स्पीड कम होगी, मतलब डिजाइन स्पीड कम होगी। प्लेन ट्रेन पे हम ज्यादा प्लेन, यदि ट्रेन प्लेन है, हमारी टोपोग्राफी प्लेन है, तो वहां पे हम ज्यादा स्पीड व्हीकल को परमिट कर सकते हैं। बट यदि स्टीप ट्रेन होगा, स्टीप है, काफी माउंटेनियस है, वहां पे काफी स्टीप है, तो वहां पे डिजाइन स्पीड कम होगी। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंसी, एक्सप्रेस वे में डिजाइन स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम विलेज रोड पे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिजाइन स्पीड क्या होती जाती? कम होती जाती है। तो यही वो डाटा है। आज हमको यही सब देखना है, डाटा ही देखना है कि क्या डाटा है। अब ये जो डाटा है ये तो आपको याद करना ही होगा। इसमें मतलब और कुछ इसका कुछ उपाय नहीं है कि हम इस डाटा को समझ लें। हम ये समझ सकते हैं कि ये जो प्लेन टेरेन से आप देख रहे हो कि स्पीड नीचे जाती जा रही है, नीचे जाती रही, कम होती जा रही है, मतलब 100 है, 80 हो गई, फिर रूलिंग में 80 है मिनिमम। रूलिंग में 80 है, ये क्या होती है रूलिंग और मिनिमम, अभी डिस्कस करेंगे अपन। ये 100 है, यहाँ पे 80 हो गई, ये 50 हो गई, ये 40 हो गई। इसी प्रकार जैसे जैसे हम इम्पोर्टेंसी यहाँ पे कम होती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पे डिजाइन स्पीड भी कम होती जा रही है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। सो दैट क्या होगा कि यदि आप एक दो वैल्यू भी याद रख लोगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होंगे उनको देख के आप सही आंसर को पिक कर पाओगे। कि जैसे आपको याद है कि नेशनल हाईवे में रूलिंग स्पीड जो होती है वो कितनी होती है? 100 किलोमीटर पर आवर। तो यदि इससे कम इम्पोर्टेंसी वाली रोड है तो उसकी स्पीड 100 से तो कम ही होगी। यदि आपने विलेज रोड का याद कर लिया 50, तो इसके बीच में होगी। सो दैट आप उसको पिक कर पाए। हालांकि एडवाइस यही किया जाएगा कि याद करें, पर इन केस यदि आपके साथ ऐसा होता है तो एक लॉजिक से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे जैसे जैसे आप देख रहे हो कि टेरेन है, टेरेन जैसे जैसे प्लेन से स्टीपर पे जा रही है, वैसे वैसे डिजाइनिंग स्पीड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यहाँ पे दो टाइप की स्पीड बताई हुई है, एक रूलिंग स्पीड है और एक मिनिमम स्पीड है। रूलिंग स्पीड का मतलब क्या है? रूलिंग स्पीड इज अगेन मैक्सिमम स्पीड है, कि इस स्पीड पे हमें उस रोड को डिजाइन करना है। बट जैसा कि आप जानते हो, आप देखते भी होगे कि एक जो रोड होती है वो कंटिन्यूअसली एक सी होगी स्टेशन ए से लेके स्टेशन बी तक, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कई बार क्या होता है, हमें बीच में कुछ कर्व को इंट्रोड्यूस कराना होता है, कुछ हॉरिजॉन्टल कर्व को इंट्रोड्यूस कराना होता है, कुछ वर्टिकल कर्व को इंट्रोड्यूस कराना होता है, या कोई और अदर रीजन भी हो सकता है। लाइक ब्रिज हो, वहां पर रोड का हमारे पास इतना लैंड नहीं है, तो वहां पे हम थोड़ी सी सकरी भी कर सकते हैं। तो मिनिमम स्पीड वो स्पीड होती है, मिनिमम की स्पीड ये नहीं है कि इससे कम पे व्हीकल नहीं चलेगा, ऐसी बिल्कुल नहीं है। मिनिमम का स्पीड, मिनिमम स्पीड का मतलब ये है कि यदि कुछ भी
कर्व आते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व आते हैं, वर्टिकल कर्व आते हैं, उन केस में हम मिनिमम इतनी स्पीड तो रखेंगे ही रखेंगे। मतलब 80 स्पीड जो 80 किलोमीटर पर आवर है उससे कम नहीं होना चाहिए व्हीकल की स्पीड। मतलब कि जब व्हीकल जाएगा तो वो जो डिजाइनिंग स्पीड है वो उसकी 80 से कम नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? ये आपको समझ में आया कि रूलिंग स्पीड क्या है और मिनिमम स्पीड क्या है? कि एक बार फिर से मैं समझाऊं इसको। एक बार यदि फिर से यदि आपको समझाना हो तो एक बार बता देना। वहाँ पे थोड़ा सा एकदम से मैंने लगातार ये सब चीज़ों को बोला है, तो यदि कुछ स्किप हुआ हो दिमाग में तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। रूलिंग स्पीड क्या होगी? यदि जिस स्पीड पे हमें पेमेंट या रोड को डिज़ाइन करना है, और मिनिमम स्पीड वो स्पीड होगी यदि कोई वर्टिकल करवाते हैं तो मिनिमम जो व्हीकल को, हाँ, स्पीड को आपको याद रखना होगा। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए प्लेन टेरेन में रूलिंग स्पीड कितनी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको टिक करना होगा 100। फिर टेरेन बढ़ती जाएगी। तो एक लॉजिक है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपसे यहाँ यही पूछा जाएगा। और अभी जो नई एक्सप्रेस वे बन रही है, जो अभी जो नया एक्सप्रेस वे को बनाया जा रहा है, उसमें डिजाइनिंग स्पीड को 120 भी रखा जा रहा है। 120 120 किलोमीटर पर आवर, जो 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। ठीक है, एक्सप्रेस वे में। यहाँ पे हाईवे तक का आपको याद रखना है। एक्सप्रेस वे का यदि पूछता है तो यदि उसमें 120 आंसर होता है और 100 आंसर नहीं है तो उस केस में आप 120 आंसर को पिक कर सकते हो। ठीक है, यदि एक्सप्रेस वे पूछता है तो। बट अभी तक जो भी बुक्स में डाटा है वो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का दिया हुआ है। ये रिसेंटली अभी अभी जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कुछ चुने हुए एक्सप्रेस वे, वहाँ पे 120 स्पीड भी परमिट कर रहे हैं। डिजाइन स्पीड क्लियर हुई? जब हम रोड बनाएंगे तो हम जो स्पीड को कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम स्पीड को कंसीडर करते हैं, वो होती है डिज़ाइन स्पीड। उस डिज़ाइन स्पीड पे हम रोड को डिज़ाइन करेंगे। और यदि उस रोड पे कोई कर्व आते हैं, वर्टिकल कर्व आते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व आते हैं, तो उन कर्व पे हम इस मिनिमम स्पीड को लेके चलेंगे कि हो सकता है जो 100 था अब हम 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसे डिज़ाइन करते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? स्पीड तो आपको याद रखना होगी, देयर इज नो अदर वे। प्रैक्टिकली हाँ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो क्या होती है। कि हम, ऐसा है कि डिज़ाइन जो प्रैक्टिकली तो NH पे 120, जब हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि क्या हाईएस्ट स्पीड होती है, क्या लोएस्ट स्पीड होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन स्पीड का मतलब ये है कि जिस पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कार चलती हैं। वो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि यदि हमने जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया उससे चीज़ें एक्सीड नहीं होती हैं। बट यदि एक या दो हो रही है 10 में से, एक या दो कार ही जा रही हैं, तो वो हम परमिट कर सकते हैं। यदि सारी की सारी जा रही हैं, सारी की सारी इतनी स्पीड पर जा रही हैं, तो फिर हम उसे इसी स्पीड पर डिज़ाइन करेंगे। बाकी जो ऑन एन एवरेज जो डिज़ाइन स्पीड ली जाती है वो कितनी ली जाती है? 100 किलोमीटर पर आवर। ये हर केस में होगा। चाहे आप हाइड्रोलॉजी भी पढ़ोगे तो हाइड्रोलॉजी में भी होगा कि यदि एक कोई फ्लड आता है 50 साल में, कोई एक बार आता है, तो एक एक बार ही आ रहा है, तो एक बार ही आ रहा है तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि चलो एक बार आएगा, उस समय हाइड्रोलॉजिकल फेलियर हो जाएगा, चलेगा। मतलब कि आपने ब्रिज बनाया तो ऐसा नहीं है कि उसमें कभी ओवरफ्लो नहीं होगा। हो सकता है एक आध बार आ जाए, 50 साल में ओवरफ्लो हो जाए तो ठीक है, तब हो जाएगा, हम उस केस में नहीं उसको यूज करेंगे। और क्या, ऐसे ऐसे केस इसमें भी है कि हम डिज़ाइन करते समय अब एक दो व्हीकल के पीछे हम पूरे का पूरा ये डाटा चेंज करने, इतने सारे इकोनॉमी, इतना सारा पैसा लगाना है, सो दैट इज नॉट इकोनॉमिकली करेक्ट। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम लेते हैं। आपने ये सब चीज़ें भी देखी होंगी RCC वगैरह में, मटेरियल के साथ, सो दैट वो उसको परमिट कर पाए। अभी मैं टेरेन का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, ताकि मैंने ये अब टेरेन का मतलब इसलिए मैंने आपको पहले समझाया था ताकि आप समझ पाओ कि प्लेन से स्टीप पे हम जाएंगे तो स्पीड में जो कमी आ रही है वो क्यों आ रही है। प्लेन टेरेन आप समझते हो, आप
देख भी सकते हो, प्लेन का मतलब होता है प्लेन जहाँ पे कोई भी क्रॉस स्लोप नहीं होता। रूलिंग का मतलब थोड़ा बहुत क्रॉस स्लोप होता है, जो कि अच्छा भी होता है व्हीकल के लिए, कि व्हीकल उस पर स्मूथली अच्छे से चल सकता है। यदि क्रॉस स्लोप थोड़ा सा अच्छा होगा, ऐसा थोड़ा सा ग्रेडियंट होगा, तो हम अच्छे से चल पाएंगे। माउंटेनियस में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जो क्रॉस स्लोप यदि बढ़ जाए तो वो, और स्टीप मतलब 60% से भी ज़्यादा है तो हम उसे स्टीप स्लोप में कंसीडर करते हैं। परसेंटेज का कन्वर्जन मैंने बताया था, जैसे 1/20 है, 1/50 है, 1/30 है, तो आप इसे इस स्लोप को आप निकाल सकते हो। बेसिक मैथमेटिक है, परसेंटेज को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं 1/समथिंग में, ठीक है। और इम्पोर्टेंसी का मतलब आप समझ गए हो। इम्पोर्टेंसी का मतलब ये है कैसे कैसे होगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, रूलिंग डिज़ाइन स्पीड का मतलब है अपर लिमिट है, और मिनिमम डिज़ाइन स्पीड ये है रोलिंग लिमिट है, लोअर लिमिट है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अभी जो मैंने कल आपको बताया था ग्रेडियंट और कैम्बर के बीच जो रिलेशन मैंने बताया था, ये मैंने बोला था कि अब आप अभी जब कल की क्लास में बताया था, अभी आप इसे याद कर लीजिए, बाकी हम इसे डिस्कस करेंगे। तो अभी यदि हम इसको डिस्कस करें तो वही अगेन कुछ नहीं है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू कैम्बर। ग्रेडियंट इज ट्वाइस ऑफ व्हाट? कैम्बर ओनली। ग्रेडियंट जो होता है वो कैम्बर का दुगना होता है। तो यदि कैम्बर 1/48 है तो बताइए ग्रेडियंट कितना होगा? अपने मन से आप सॉल्व करके देखिए, बेसा मतलब अपनी वो मैथ्स लगा के इक्वेशंस आपके सामने, आपको बस कैम्बर की वैल्यू दी है, क्वेश्चन पूछा गया जिसमें बोला गया है कि कैम्बर की वैल्यू इतनी है, तो आप बताइए ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होगी? 0.95। अनिल पटेल 1/96। गजेंद्र सही, सचिन पटेल वेरी गुड, अंकित श्रीवास्तव वेरी गुड। अनिल पटेल एक बार आप आंसर को फिर से लिखिए। आपने लिखा है 1/96। यदि ये कितना कर सकते, कितना आता है? वन इन 96। 96, अच्छा, इसलिए आपका 96 आ रहा है। देखिए यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक कुछ अनामिका नायक वेरी गुड, रियल वेरी गुड, अनिल ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कैम्बर की वैल्यू कितनी है, कैम्बर 1/48, इसका मतलब 1/48। तो g इज इक्वल टू टॉइज ऑफ कैम्बर, g इज इक्वल टू 2 इंटू 1/48 इज इक्वल टू वॉट? 1/24 ओनली, या 2/48? 2/48 होगा, ये हो जाएगा 1/48। ठीक है, आपने उल्टा कर दिया है। जितना जिनका भी 96 आ रहा है उन्होंने उल्टा कर दिया। मैंने सोचा आपने 1/28 का 1/20, इसका आंसर क्या होगा? 1/24 द करेक्ट आंसर। अभी किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन किसी को डाउट? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ईएस जिनको अभी 96 आया था उनको क्लियर है। आईईएस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आईईएस का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये थंब रूल टाइप का, ये थंब रूल है, यहाँ से गेट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये थंब रूल है। तो ऐसे जो पीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, जहाँ पे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के भी जो भी एग्जाम होते हैं पीएससी वगैरह में, उस टाइप के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जो हमने कल के टॉपिक से पढ़ा था, पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर, ये पैराबोलिक जब कैम्बर होता है तो ये मान के चलिए विथ है रोड की, और वाई इज द राइज, उसके कारण जो वाई का जो राइज हुआ है वो ये है। और सेंटर लाइन से लेके, ये सेंटर लाइन है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये सेंटर लाइन है तो W/2, W/2, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे वैसे मैं लिख देता हूँ W/2, एंड अगेन हेयर W/2,
ठीक है। और ये जो डिस्टेंस इस साइड जा रही है उसे हम x के नाम से डिनोट करेंगे, मतलब x से डिनोट करेंगे। तो y की जो इक्वेशन होती है पैराबोला में, ये क्या होती है, 2x² अपॉन एन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, विथ ऑफ पेमेंट या कैरिज वे, 2 × x²। क्या है, x है डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की सेंटर से लेके। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y मैक्स। करिए, अच्छा कोशिश करिए इसे सॉल्व करने की। y मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, if x is the horizontal distance from center of payment। या किसी भी हमें यदि इस लोकेशन पे पता लगाना है तो ये x जो होगी वो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी, इस लोकेशन पे पता लगाना है तो x जो है यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। x कितनी हो जाएगी, यदि हमें सेंटर में पता लगाना है तो x ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, विच इज w/2। x इज इक्वल टू 0 नहीं, x इज इक्वल टू कितना होगा, आप बताइए, यहाँ पे निकालना है हमें। तो यहाँ से लेके इस यहाँ तक की दूरी कितनी है, w/2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, w/2। तब हमें y की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। मतलब कि ये पैराबोला है, यदि हमें y की वैल्यू यहाँ पे निकालना होता तो ये x होता, इतना x होता। यहाँ निकालना होता तो इतना x होता। हमें सेंटर पे निकालना है जहाँ पे y मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे x कितना होगा, ये ये कितना होगा x। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। बताइए, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। कर रहे हो कि मैं करूं, मैं करूं। चलिए मैं करके बताता हूँ। चलिए आंसर आया, आंसर। अच्छा मैं करके बताऊं। चलिए एक काम कीजिए, आप x इज इक्वल टू रखिए w/2। ये क्यों रख रहे हैं, यदि इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। इसको रख के देखिए x की जगह पे, फिर बताइए क्या आंसर आ रहा है। और n क्या है, n क्या है, n इज इक्वल टू वॉट, अपन लिखते हैं जो 1/n, उसी ही लिखेंगे, मतलब कि 1/n। ये है, यहाँ पे n की टर्म में वैल्यू निकालना है आपको, n की वैल्यू कुछ नहीं रखनी है, n की जगह पे n ही रखेगा। जो भी वैल्यू आएगी उसमें w की वैल्यू रहेगी, n की वैल्यू रहेगी, कोई कांस्टेंट रहेगा, x की वैल्यू बस नहीं रहेगी। वेरी गुड, वेरी गुड अजेंद्र पांडे, वेरी गुड। 0.5, चलिए स्टिल वेरी गुड विजेंद्र, वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या करेंगे हम, 2, ओ सॉरी, वेरी गुड नीलेश कुशवाहा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करेंगे हम, 2x की जगह क्या रख दिया, w/2, यानी कि w² डिवाइड बाय 4 हो गया, इंटू n इंटू w से स्क्वायर कट गया, कितना हो जाएगा, w/2n। वेरी गुड, जिनका भी आंसर w/2n आया वेरी गुड, या 0.5, बिल्कुल वेरी गुड। शैलेंद्र, शायद मेरा ये नाम पूरा नहीं दिख रहा है, वेरी गुड। शैलीजन, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा एस टाइप 3 क्वेश्चन आएंगे। ये वाई मैक्स का क्वेश्चन, वाई मैक्स की वैल्यू पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो इसे आप याद रखें w/2n। ठीक है, अभी फ्रिक्शन हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में, तो फ्रिक्शन से भी एक जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा, बस एक छोटा सा मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा, उन्हें आप बस ध्यान से सुनिए, बाकी इसको ऐसा ज़्यादा आपको याद रखने की या कुछ उसमें कुछ बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं आपको समझाऊंगा। फ्रिक्शन जब हमने पढ़ा था, फ्रिक्शन हमने क्या पढ़ा था, टायर और पेमेंट के बीच में जो जब टायर चलता है तो जो भी टायर चलता है जिस कारण चलता है उसे क्या कहते हैं, हम रूलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा वो उसे टायर को चलने में उतनी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन में टायर प्रेशर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टायर प्रेशर क्या होता है, जब आप टायर में हवा भरवाते हो, दैट इज ओनली द टायर प्रेशर। एज पर IRC देखो, अब हर व्यक्ति के
हर वेट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी गाड़ी में कितनी हवा है कितनी हवा है, पर एज पर आईआरसी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ऐसा माना जाता है कि डिजाइनिंग पर्पस के लिए हम टायर प्रेशर की वैल्यू कितनी लेते हैं, टायर प्रेशर की वैल्यू लेते हैं 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि ये टायर प्रेशर ज्यादा होगा तब क्या होगा, और यदि ये टायर प्रेशर कम होगा तब क्या होगा, इसे हमें समझना है। तो यदि देखो, जब टायर प्रेशर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा, आपने महसूस किया होगा ये सब, कि जब आपकी गाड़ी में ज्यादा हवा होती है, ज्यादा प्रेशर पे हवा होती है, तो कांटेक्ट एरिया पहली बात तो थोड़ा सा कम हो जाएगा पहले की तुलना में। दूसरी बात, वो गाड़ी जब टायर प्रेशर ज्यादा होगा तो टायर जो है वो कांटेक्ट में कम रहेगा। जैसे ही छोटा सा भी उसको अनइवननेस मिलेगी वो जंप कर जाएगा, टायर बार बार जंप कर जाएगा, जंप कर जाएगा, और फ्रिक्शन उसका क्या होगा, पेमेंट के साथ कम होगा। तो जब पेमेंट के साथ फ्रिक्शन कम होगा तब पेमेंट पे ज़्यादा खराब असर नहीं पड़ेगा, मतलब पेमेंट सेफ रहेगा उस केस में। पर यदि टायर प्रेशर कम होता है 7 kg से, उस केस में क्या होगा कि गाड़ी जो है वो पेमेंट पे रिजिडली चलेगी, रिजिडली चलेगी, चिपक चिपक के चलेगी, जिस कारण से ये पेमेंट के लिए और गाड़ी के लिए दोनों के लिए ही खराब होता है। तो यदि टायर प्रेशर हाई होगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, यदि टायर प्रेशर हाई है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यदि टायर प्रेशर लो है तो क्या होगा कि ये दोनों के लिए, पेवमेंट के लिए और व्हीकल के लिए, व्हीकल के लिए या मोर स्पेसिफिकली फॉर टायर, टायर भी तो टायर भी है, वो भी व्हीकल का ही पार्ट है, तो उसके लिए क्या होगा, दोनों के लिए खराब होगा। ऐसे में पेमेंट जल्दी खराब होता है यदि टायर प्रेशर कम होता है। इज इट क्लियर? यहाँ के डिस्कशन में, इस स्लाइड के डिस्कशन में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए उसे। अभी क्या है, ये थोड़ा सा, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ऐसा बल्कि लग सकता है, बट बहुत वेटेज है इसका एग्जाम में। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो देखोगे ना वो यहीं से आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं सब टॉपिक से। यदि आपने इनको अच्छे से समझा होगा तो जो चीज़ें मैंने नहीं भी बताई आप उनको सॉल्व कर पाओगे बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। और फिर जब हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर साइड डिस्टेंस वगैरह, वो क्या है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। बट ये थोड़ा सा आपको बल्कीनेस लग सकता है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग सकता है, बट हमें यदि एग्जाम निकालना है तो हमें इसको याद करना ही होगा, समझना ही पड़ेगा। इस स्लाइड में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है, 5 सेकंड में वेट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। ग्रेडियंट क्या होता है उसे हम समझेंगे अगले मतलब इस स्लाइड के बाद। तो यहाँ पे क्लियर है? चलिए, क्या होता है ग्रेडियंट? ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इज अ स्लोप अलोंग द रोड। जो रोड के अलोंग स्लोप होता है उसे ही ग्रेडियंट कहते हैं। स्लोप अलोंग द रोड इज ग्रेडियंट। कैम्बर क्या होता है? स्लोप अक्रॉस द रोड। जो रोड ऐसी जा रही होती है उसके अक्रॉस में जो स्लोप दिया जाता है उसे हम कैम्बर कहते हैं। और ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट स्लोप अलोंग द रोड। इसका मतलब समझते हो, जो जिस जिस डायरेक्शन में रोड जा रही है उसी डायरेक्शन में स्लोप जा रहा है, वो हो गया अलोंग द रोड। और जिस डायरेक्शन में रोड जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी स्लोप जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? अक्रॉस द रोड। इज इट क्लियर? तो ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप अलोंग द रोड। 4 टाइप की ग्रेडियंट जो हमें पढ़ना है जहाँ एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड मिनिमम ग्रेडियंट। क्या होता है ये रूलिंग ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड मिनिमम ग्रेडियंट? दैट विल डिस्कस, उसे हम डिस्कस करेंगे। आज का प्रेजेंट, आज का जो मैंने फोटो आपको दिखाई है उसमें फॉन्ट पहले से बेहतर है या नहीं है? कल किसने बोला था? शायद अनिल ने बोला था। पहले से बेटर है या नहीं है? कि आपको टाइपिंग वाला ही चाहिए? मैंने टाइपिंग करके कोशिश की थी बट वो मुझे ना, हाँ वो टाइपिंग करके मैंने कोशिश की थी पर वो पढ़ने में मतलब वो पढ़ने वाला वो फील नहीं आता। पहली पहली स्लाइड में मैंने उसको यूज़ किया है, वो मज़ा ही नहीं आया था। मैंने इसको भी बनाया था, शोल्डर वाले को भी बनाया था इसको, पर वो मज़ा नहीं आ रहा था मुझे।
मजा इन द सेंस फीलिंग नहीं आ रही थी पढ़ने वाली, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रेजेंटेशन में है। यार बेटर है बट थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा अगर। ओके ठीक है, आई विल ट्राई। मैं पेन, डार्क पेन यूज करूंगा सो दैट। ठीक है, बट विजिबल है ना, अच्छे से दिख रहा होगा ना? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली मैं ब्लैक बैकग्राउंड जानबूझ के यूज करता हूँ ताकि आपकी भी 1 घंटे की क्लास होती है, मुझे भी 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, मुझे भी 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठना होता है। तो यदि मैं वहीं पे वाइट बैकग्राउंड का यूज करूंगा तो वो ग्लेयरिंग इफेक्ट देगा, काफी देर तक आंख पे चुभेगा। ब्लैक स्क्रीन के साथ ये अच्छी चीज है कि आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है, आप मतलब आंखों में आपको कंफर्टेबल लगेगा। हाँ, तो हम ग्रेडियंट पढ़ रहे थे। व्हाट इज इट? इज द स्लोप अलोंग द रोड। अलोंग और अक्रॉस का मतलब आप समझ गए हो, और ग्रेडियंट और कैम्बर में भी आप अंतर अब समझ गए हो। कैम्बर क्या होता है? अक्रॉस द रोड। ग्रेडियंट क्या होता है? अलोंग द रोड। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होती है? देखिए, आप जब भी रोड बनाओगे, जब भी हम रोड बनाते हैं, जब भी कोई सिविल इंजीनियर रोड बनाता है, तो ऐसा नहीं होता कि उसको स्ट्रेट लाइन ही मिले, ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कुछ ग्रेडियंट पे उसको रोड बनाना हो, ये अलोंग बात चल रही है, इस डायरेक्शन में रोड जा रही है, ठीक है, ये विजुअलाइजेशन के लिए ना, डायरेक्शन ऑफ रोड क्या है, ऐसी है, ये है, बट हॉरिजॉन्टल है। ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा रेगुलर मिल जाए, पूरा का पूरा प्लेन मिल जाए, बहुत कम पॉसिबल है। आपने भी इन सब चीज़ों पे गौर किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल प्लेन वो मिल जाए आपको। कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको अंड्यूलेशन मिलते ही हैं, ये कहलाते हैं, यही वर्टिकल कर्व भी कहलाते हैं। बट यदि आप रोड के अलोंग चलते हैं तो इसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं, स्लोप अलोंग द रोड। अब रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है? रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है? रूलिंग ग्रेडियंट मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है जो डिजाइन में हम यूज करते हैं। मतलब कि ये जो ग्रेडियंट है ये मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा हम यूज नहीं करना चाहते एज पर एज द डिजाइन पॉइंट ऑफ कंसर्न। डिजाइनिंग के लिए, डिजाइनिंग जो इंटीरियर डिजाइन करेगा, वो उसके लिए जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होगा वो होगा रूलिंग ग्रेडियंट। वो इससे कम के ही अंदर, मान के चलिए ये लाइन है, बेस लाइन है, ये रूलिंग ग्रेडियंट है, तो वो जो भी ग्रेडियंट देगा वो उसके अंदर ही देगा डिजाइनर, इससे ज्यादा नहीं देना चाहेगा, ये कहलाएगी रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है। लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होती है? लिमिटिंग ग्रेडियंट मोर देन, ये ज्यादा होती है रूलिंग ग्रेडियंट से। ठीक है, ये ज्यादा होती है रूलिंग ग्रेडियंट से। अब जब डिजाइनर नहीं देना चाहता, ओके, एक पॉइंट और था इसमें, मिनी व्हीकल मेंटेन। ओके, जब ये रूलिंग ग्रेडियंट, उतनी ही ग्रेडियंट होते हैं जिस ग्रेडियंट पे व्हीकल अपनी मैक्सिमम जो भी उसकी डिजाइन स्पीड है उसको मेंटेन कर सकता है, वो होती है रूलिंग ग्रेडियंट। जो डिजाइनर चाहता है, बेसिकली जो भी डिजाइनिंग वाले पैरामीटर्स होंगे वो कंसीडर हो जाएंगे कि इसमें रूलिंग ग्रेडियंट में। बट लिमिटिंग ग्रेडियंट में हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे स्पीड के साथ। स्पीड के साथ, स्पीड को हम कम कर सकते हैं, उसको मिनिमम डिजाइनिंग स्पीड पे ला देंगे। जब अपन ने देखा था हाईवे में, नेशनल हाईवे में, स्टेट हाईवे में डिजाइनिंग स्पीड कितनी होती है? 100 होती है। तो रूलिंग में वो हम 100 मेंटेन करके रखेंगे, पर लिमिटिंग में हम उस स्पीड को 80 तक ले आ सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे कितनी होगी? 100 किलोमीटर पर आवर। ये लिमिटिंग ग्रेडियंट जो होगी, ये इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, ये लिमिटिंग ग्रेडियंट होगी। ये कब दी जाती है? जब थोड़ा सा बजट की प्रॉब्लम हो, फंडिंग थोड़ी सी कम हो, बजट लिमिटेड हो, तब उस केस में हम लिमिटिंग ग्रेडियंट तक कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है यदि स्टेशन ए ये है, स्टेशन बी ये है, तब हमें यदि इन दोनों के बीच में रोड बनाना है तो हम यहाँ पे इतना फिलिंग, इतने अर्थवर्क, यदि यहाँ पे ऐसी स्थिति है तो हम कटिंग जो है ना वो इतनी करेंगे कि लिमिटिंग ग्रेडियंट तक पहुंच जाए। इज इट क्लियर? यदि यहाँ पे बी सेक्शन यहाँ पे होगा ना, ग्राउंड पे यहाँ पे भी हो सकता है, बट उसकी यदि टोपोग्राफी यहाँ पे है तो हम इतनी ही करेंगे कि वो लिमिटिंग तक पहुंच जाए। यहाँ पर लिमिटिंग ग्रेडियंट में हम कंप्रोमाइज नहीं करते पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल, मतलब कि इतनी ही रखते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट कि व्हीकल का जो पुलिंग पावर हो वो कंप्रोमाइज नहीं हो। आप समझते हो कि पुलिंग पावर मतलब हर एक व्हीकल का अपना पुलिंग पावर होता है, ट्रैक्टिव फोर्स होता है, पावर जनरेट करता है व्हीकल। तो उतना ही रखेंगे कि उसमें एक्स्ट्रा पावर, मतलब पावर ऑफ पावर जो है ना वो व्हीकल की, वो कंप्रोमाइज ना हो।
स्पीड जो है वो मिनिमम डिजाइनिंग स्पीड से कम नहीं होना चाहिए इस टाइप की ग्रेडियंट में। रूलिंग ग्रेडियंट जो डिजाइनर चाहता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट किसी किसी कारणों से यदि हम वो ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो उस केस में हम लिमिटिंग ग्रेडियंट देते हैं। यहाँ पे क्लियर समझ में आया है क्या होता है रूलिंग ग्रेडियंट, क्या होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट? एक बार आप उस पॉइंट को पढ़ लीजिए सो दैट आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। आगे बढ़े एक्सेप्शनल ग्रेडियंट पे। लिमिटिंग ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट होती है जिसपे मिनिमम स्पीड की जिसपे जो स्पीड होती है वो मिनिमम डिज़ाइन स्पीड पे रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है स्पीड। अभी आपको मिनिमम डिज़ाइनिंग स्पीड का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और ये इतनी ज़्यादा नहीं रखेंगे कि यदि व्हीकल का यदि ट्रैक्टिव फोर्स ही इतना कम है कि वो इतना इतना कम नहीं होना चाहिए कि वो ग्रेडियंट को पार ही नहीं कर पा रहा है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा व्हीकल के ट्रैक्टिव फोर्स को। ये आप समझ सकते हो ना कि जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा व्हीकल को ट्रैक्टिव फोर्स उतना ज़्यादा लगाना होगा, पुलिंग फोर्स उतना ज़्यादा लगाना होगा, पुलिंग पावर उतना ज़्यादा लगाना होगा। ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होती है? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो होती है वो मोर देन लिमिटिंग ग्रेडियंट होती है। ये केवल स्मॉल स्ट्रेचेस के लिए ही प्रोवाइड की जा सकती है, मतलब ये स्मॉल रन के लिए ही प्रोवाइड की जा सकती है, ज़्यादा लेंथ में हम नहीं दे सकते इसको। ये केवल तभी प्रोवाइड की जाती है, मतलब तभी इसे हमें देने की ज़रूरत होती है जब कुछ अनअवॉइडेबल फीचर हो, जिसे हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन है उस केस में हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट दे सकते हैं। और इट शुड नॉट बी मोर देन 100 मीटर, 100 मीटर से ज़्यादा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट नहीं दे सकते, और ये ज़्यादा होती है लिमिटिंग ग्रेडियंट से। ये तीनों क्लियर है सो दैट हम मिनिमम ग्रेडियंट को समझें। अब क्या होता है कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है कि जहाँ पे कोई ग्रेडियंट अवेलेबल नहीं है टोपोग्राफी में, उस टेरेन पे, तो उस केस में हम मिनिमम ग्रेडियंट तो देते ही देते हैं, इतनी ग्रेडियंट होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? फॉर द ड्रेनेज पर्पस। ड्रेनेज पर्पस क्या था कि कैम्बर जो था, कैम्बर मान के चलिए ये कैम्बर है, ठीक है, कैम्बर जो है, तो कैम्बर और शोल्डर हो गया, यहाँ पे पानी आया, पानी ने यहाँ पे जमा हो गया, पानी यहाँ जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया। तो यहाँ से पानी हटे, यहाँ पे पानी जमा ना हो पाए, स्टेग्नेश ना हो पाए पानी, तो उसके लिए हम अलोंग द रोड एक मिनिमम ग्रेडियंट देते हैं सो दैट वो जो पानी है वो ड्रेन हो जाए उस पर्टिकुलर जगह से, और ड्रेन होता होता जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच जाए। यदि कोई रिवर है वहाँ पे, या कोई पॉन्ड है, या कोई लेक है, तो उसको हम उस वहाँ पे ड्रेन आउट कर देते हैं। ये मिनिमम ग्रेडियंट है। एज पर IRC 1/500 फॉर कॉन्क्रीट ड्रेन, यदि कॉन्क्रीट ड्रेन है यहाँ पे, ये कॉन्क्रीट का है, तब हम 1/500 रखेंगे, और 1/200 फॉर ओपन सॉइल ड्रेन। ये डाटा है एज पर IRC, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डाटा आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसके पीछे कुछ भी मतलब नहीं किया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेटा याद रखना होगा इस टाइप के एग्जाम्स में। यहाँ तक ये चारों ग्रेडियंट आपको क्लियर है? किसी को कोई डाउट फिर से समझना है, मतलब फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है ना इनको? सही है। चलिए, तो क्या होता है प्लेन, क्या होता है रोलिंग, क्या होता है हिली, क्या होता है स्टीप, इसकी जो लिमिट्स हैं वो IRC ने दी है कि रोलिंग ग्रेडियंट में जो प्लेन टेरेन होगा या रोलिंग टेरेन होगा उसमें रोलिंग ग्रेडियंट कितना होगा, लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होगा, और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कितना होगा। हिली टेरेन होगा तो उसमें रोलिंग ग्रेडियंट कितना होगा, लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होगा, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कितना होगा। स्टीप टेरेन होगा तो उसमें रोलिंग ग्रेडियंट कितना होगा, लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होगा, और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कितना होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि रोलिंग ग्रेडियंट यहाँ पे कम है, लिमिटिंग ग्रेडियंट इससे बढ़ गया है। ये 1.3% का मतलब क्या होगा, लगभग कितना होगा, 1/30 ना, 1/30, और इसका मतलब क्या होगा 1/20, 1/20, इसका कितना होगा, यू कैन कैलकुलेट, 115 के आसपास होगा ये। ऐसे ही हिली में
रूलिंग ग्रेडियंट का हमें रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा है लिमिटिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड स्टीप एंड सो ऑन। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है वो रूलिंग से हिली पे क्यों बढ़ रही है और हिली से स्टीप पे क्यों बढ़ रही है। डाटा तो आपको याद रखना होगा, बट ये आपको समझ में आ रहा है ना कि ये वैल्यू ऐसी वेरी क्यों कर रही है। यदि यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। फिर हम साइड डिस्टेंस को थोड़ा सा समझते हैं और समझते हैं बेसिक्स पॉइंट क्या है साइड डिस्टेंस के, उसके कुछ डाटा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बाकी साइड डिस्टेंस की जो कैलकुलेशन पार्ट को हम कल की क्लास से डिस्कस करेंगे। अभी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क। ये डाटा समझने में, ये डाटा आपको याद रखना होगा। हिली एंड स्टीप में डिफरेंस क्या है? हिली जो माउंटेनियस जो होता है उसे हम हिली टेरेन कहते हैं, और स्टीप में क्या डिफरेंस है ये डिस्कस किया है अपन ने पिछली यहाँ स्लाइड्स में। सॉरी, कहाँ किया था ये बताया आपको। हिली माउंटेनियस दिस, ये प्लेन एंड रूलिंग माउंटेनियस स्टीप क्रॉस स्लोप है, जिसका जितना ज़्यादा क्रॉस स्लोप होगा, नाम है कुछ नहीं है, नाम है, और इनका वैल्यूज़ है। अलग अलग बुक में थोड़े से और अंदर की क्लासिफिकेशन भी होते हैं, हमें उतना अंदर मतलब इतना उसको इतना वैसे ही डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हमारे पास इतना सारा डाटा है, उससे तो हम याद कर लें पहले, मतलब कम से कम। फिर माउंटेनियस में भी होता है कि उसका एलिवेशन एवरेज एलिवेशन 300 से कम होता है तो उसे हम ए कैटेगरी में रखते हैं, 300 से ज़्यादा होता है तो बी कैटेगरी में रखते हैं। बाकी यदि ओवरऑल देखा जाए तो दोनों हिली कैटेगरीज में आते हैं। फिर यदि 60% से ज़्यादा है तो वो स्टीप की कैटेगरी में आएगा। इज इट क्लियर अंकित श्रीवास्तव? ओके, तो वही क्लासिफिकेशन है, ये डेरेन है और ये ग्रेडियंट्स है। ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है? जब हॉरिजॉन्टल कर्व और ग्रेडियंट दोनों साथ में मिलते हैं जिस सिचुएशन पे, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हॉरिजॉन्टल कर्व भी होता है और ग्रेडियंट भी होती है। आपकी कॉपी के जो स्पाइरल्स होते हैं, दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट हॉरिजॉन्टल कर्व प्लस ग्रेडियंट। वहां पे हॉरिजॉन्टल कर्व भी है और ग्रेडियंट भी है, आप ऊपर भी जा रहे हो और कर्व भी है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो व्हीकल का ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस जो है, मतलब जो व्हीकल के लिए जो ट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस मिलता है वो बढ़ जाता है। ऑब्वियसली व्हीकल को ऐसी स्थिति में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कि उसे हॉरिजॉन्टल कर्व को भी बीट करना है, साथ ही साथ ग्रेडियंट को भी बीट करना है, दोनों के लिए। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण एज ए हाईवे डिज़ाइनर जो भी हम अलाइनमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें वहाँ पे ग्रेड में कुछ कंपनसेट करने की आवश्यकता होती है। वहाँ पे हम ग्रेड में कुछ कंपनसेशन करते हैं सो दैट व्हीकल जो है वो इजीली मूवमेंट कर सके, इजीली उस ग्रेडियंट पे चल सके। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपको समझ में आया ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है? एंड ग्रेड कंपनसेशन का मतलब वही, हम कंपनसेशन दे रहे हैं ग्रेड के लिए, मतलब जो ग्रेड वहाँ पे है उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं, उसको हम कम कर रहे हैं। कैसे कम किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला है। और ग्रेड कंपनसेशन 4% से यदि फ्लैट है ग्रेडियंट, यदि ग्रेडियंट है जो 4% से फ्लैट है, 4% का मतलब क्या होगा यहाँ पे 1/25। यदि 4% से फ्लैट है ग्रेडियंट तो उस केस में ग्रेड कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उस केस में यदि ग्रेडियंट 4% से कम है तो वहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ग्रेड को कंपनसेट करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेड कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय दिस एम्पेरिकल फार्मूला। ये एम्पेरिकल फार्मूला है 30 प्लस आर, आर डिवाइड बाय आर परसेंटेज। आर आपको क्वेश्चन में दिया होगा जितना भी ग्रेडियंट है वहाँ पे 30 प्लस आर डिवाइड बाय आर। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 डिवाइड बाय आर। 75 डिवाइड बाय आर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कंपनसेशन। इससे ज़्यादा हम ग्रेड को कंपनसेट नहीं करेंगे, इस वैल्यू से ज़्यादा ग्रेड को कंपनसेट नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये आपको याद रखना होंगे। It is 30 plus r divided by r percentage. It should not be greater than 75 divided by r percentage. ये होता है ग्रेड कंपनसेशन। और जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट होगी वो कितना होगा? एक्चुअल ग्रेडियंट माइनस दिस वैल्यू, ग्रेड कंपनसेशन। जो अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो
एक्चुअल जो पहले से ग्रेडियंट थी उससे हम माइनस कर देंगे ग्रेड कंपनसेशन से। तो वो जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट होगी, अब वो ग्रेडियंट पे हम उस हाईवे को डिजाइन करेंगे, उस अलाइनमेंट को वहां से ले जाएंगे और डिजाइनिंग का काम होगा वहां पे। इज इट क्लियर? ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है? और ग्रेड कंपनसेशन शुड नॉट डन इफ ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन 4%। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दीज आर द एम्पेरिकल फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। आपको ये याद करना होंगे। इज इट क्लियर? अब साइड डिस्टेंस समझते हैं, क्या होता है साइड डिस्टेंस। अभी तक आप बता दीजिए, यदि अभी तक के किसी भी चीज में आपको डाउट है तो आप पूछ पूछ सकते हो। कोई डाटा यदि आपको समझ में नहीं आया है, कोई टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यदि आपको समझ में नहीं आई है, तो यू कैन आस्क, ताकि हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो आपसे थोड़ा सा एक फ्री माइंड से स्टार्ट कर सकें, सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करके हम फ्री माइंड से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को पढ़ सकें। क्लियर है? ग्रेड कंपनसेशन वगैरह इसके पहले के टॉपिक्स। ओवरटेक करना डिस्टेंस होता है, वही साइड डिस्टेंस। ओके ओके, राजेंद्र पांडे। क्या है ग्रेड कंपनसेशन? क्या है ग्रेड कंपनसेशन का? ये फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसे कहीं से हम ड्राइव करके नहीं लेके आए हैं। दिस इज 30 प्लस आर डिवाइड बाय आर परसेंटेज। ये जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे ग्रेडियंट जो है उसकी वैल्यू दी है और ग्रेडियंट की वैल्यू दी है, तो उस केस में हमें ग्रेड को कंपनसेशन करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया होगा ग्रेडियंट के फॉर्म में, मतलब तो उस वैल्यू को हम इस जो भी वैल्यू होगी उसे हम इस वैल्यू में रखेंगे, उस इस फॉर्मूले में रखेंगे, और यहाँ से हम कंपनसेटेड ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें। ओ सॉरी, ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें जितने भी ग्रेड को कंपनसेट करने की आवश्यकता है उससे हम एक्चुअल ग्रेडियंट से माइनस करेंगे तो हमें कंपनसेटेड ग्रेडियंट मिल जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसमें हम मतलब इसको ड्राइव नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट आपको याद करना होगा। क्लियर? चलिए अभी हम साइड डिस्टेंस को समझते हैं। साइड डिस्टेंस क्या होती है? अच्छा चलो, छोटा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ साइड डिस्टेंस के बारे में, फिर उसके बाद हम साइड डिस्टेंस को कल अच्छे से डिस्कस करेंगे, फ्रेश क्लास से, फ्रेश माइंड से। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं साइड डिस्टेंस का, फिर क्लास को हम ख़त्म कर देंगे। साइड डिस्टेंस क्या होती है? साइड डिस्टेंस नाम से पता चल रहा है, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ साइड विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉपिंग द व्हीकल बिफोर कोलिजन। व्हीकल को कोलिजन के पहले जितनी डिस्टेंस की आवश्यकता है उस ताकि हम उसे रोक सकें, सो दैट कोलिजन ना हो, जो वो डिस्टेंस की आवश्यक रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? साइड डिस्टेंस। यदि हमें उस व्हीकल को स्टॉप करने के लिए वो डिस्टेंस की जरूरत है तो उसे हम कहेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यदि हमें किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए किसी उस डिस्टेंस की आवश्यकता है तो उसे हम कहेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस विल सी लेटर, जब हम इन दोनों को समझ लेंगे तब हम इसे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस को समझेंगे। तो पहले यदि हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी? वो डिस्टेंस व्हीकल की, ताकि हम व्हीकल को सेफली रोक सकें किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से टकराने के पहले जो हमें डिस्टेंस चाहिए ताकि हम व्हीकल को सेफली रोक सकें, वो जितनी भी डिस्टेंस हमको चाहिए वो कहलाती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्या होता है ये एल डी और क्या होता है वी डी, ये हम इसे कल देखेंगे। बस आप पहले इतना समझ लीजिए कि जब हम व्हीकल को स्टॉप करते हैं तो हम जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद पहले जो भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है और वो ब्रेक अप्लाई करने के पहले कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है।
और जितने टाइम पे वो रिएक्ट करता है उसे कहते हैं हम रिएक्शन टाइम। और जिस रिएक्शन के टाइम के दौरान वो डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है उसे हम कहते हैं लैग डिस्टेंस। हालांकि इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा अच्छे से कल भी डिस्कस करेंगे। बस आज मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक जो डाटा है वो मुझे आपको देना है, सो दैट मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता पाऊँ। तो जो रिएक्शन टाइम होता है, आप रिएक्शन टाइम, यदि आप रिएक्शन टाइम समझ गए हो तो इस डाटा को आप नोट कर लीजिए कि एसएसडी के लिए रिएक्शन टाइम कितना है होता है, ओएसडी के लिए रिएक्शन टाइम कितना होता है, और मिनिमम स्पेस हेडवे के लिए रिएक्शन टाइम कितना होता है। मिनिमम स्पेस हेडवे क्या होता है इसे हम बात की आगे की क्लास में समझेंगे। बाकी इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपको केवल रिएक्शन टाइम यदि अभी समझ में आ गया है तो आप बता दीजिए, यदि नहीं रिएक्शन टाइम समझ में आया है तो उसे हम कल वैसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप अभी इस डाटा को जरूर कॉपी कर लीजिए या लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, आज की क्लास में यदि कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज टुडे क्लास इज ओवर, क्योंकि मैं अभी चालू करना नहीं चाहूँ क्योंकि फिर बीच आधा बच जाएगा, फिर कल की क्लास में फिर डिस्कस करेंगे और मुझे थोड़ा सा जाना है, मेडिकल शॉप क्लोज ना हो जाए वो देखना है मुझे। तो अभी यदि आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। हम ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जो भी डाउट होंगे उन्हें हम कल की क्लास में ले लेंगे। और प्लीज़ टाइम का ध्यान रखिए, 8:30 पे हम क्लास चालू करेंगे सो दैट हम जो टाइम है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। 8:30 पे हम क्लास चालू करेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सभी 8:30 पे यहाँ पे प्रेजेंट रहें। ओके, क्लियर टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ हम उसे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन इसको आप रिवाइज करिए, कल की क्लास तक पूरा ये आप रिवाइज करके रखिए। Okay, again, thank you very much. So I am leaving the class. जो भी डाउट बच जाएंगे फिर कल थोड़ा सा लेट हम रुक के उसे देख लेंगे। कल की क्लास को थोड़ा सा लंबी कर सकते हैं हम। उसकी कल की क्लास में हम जो भी आपके डाउट बचे होंगे हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।